मिस्टर सलीम, या जो भी नाम है तुम्हारा, तुम्हारे चारों तरफ खतरात मंडला रहे हैं। इसमें अब शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही कि तुम वही हो जिसकी तलाश बेला को है। ऐसे शख्स की मदद करना संगीन जुर्म है। देश से गद्दारी होगी, मगर मैं तुमसे किए हुए वादे पर अब भी कायम हूँ। मुझे ये लड़की चाहिए, इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। सीता की बात पर मैंने कहा, क्यों? अगर ये देश से गद्दारी है तो? सीता ने मेरी बात काट दी, बोली, इस देश ने मुझे क्या दिया है? मैं एक बाइज्जत खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मैं सीता की तरह पवित्र थी, मगर मुझे तवाइफ बना दिया गया। मेरे माँ बाप को जलील और रुस्वा किया गया। देश के नेताओं ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे तवाइफ बना दिया। मैं देश की भलाई क्यों सोचूं? सुबह से अब तक तुमने मेरे बारे में बहुत सी बातें सोची होंगी। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमें खुलकर बात कर लेनी चाहिए। कुछ दो और कुछ लो के उसूल के तहत एक दूसरे के काम आना चाहिए। वैसे भी रचना से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। मैं तुम्हें हिफाजत से इस शहर से निकाल दूंगी। मैं अंदर से कांप कर रह गया। अब वो कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रही थी। उसने वाज़े अल्फाज में फर्दे जुर्म आयद कर दी थी और मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता था। बोगी नंबर का हवाला तो वो पहले ही दे चुकी थी, जिसके टॉयलेट में ट्रेन के चलते ही एक औरत को बेहोश करके डाल दिया गया था। और अब बेला ने होश में आने के बाद बता दिया था कि उसे बेहोश करने वाला नाची था, जिसकी तलाश में माउंट अबू से यहाँ आई थी। और अगर मैं सीता के सामने इनकार कर देता तो वो मुझे किसी न किसी तरह बेला के सामने ले आती। ये अंदाजा तो मैं भी लगा सकता था कि सीता भी बहुत ऊंची शय थी, उसके ताल्लुकात भी बहुत ऊपर तक थे। जिन औरतों की रसाई राजों महाराजों तक हो, उनके लिए बेला तक पहुंचना कौन सा मुश्किल काम था। और बेला को तो वैसे भी ऐसे लोगों की तलाश थी जो उसे मेरे बारे में कुछ बता सकें। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है सीता देवी, गलती मेरी ही थी जो मैं तुम्हारे दाम में फंस गया। मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, लेकिन एक बात जहन में रखना, मैं वो शख्स हूँ जिसने नागराज जैसे शख्स और उसके चेलों को ठिकाने लगा दिया, जिसने तुम्हारी सरकार को नचा रखा था। हुकूमत की पूरी मशीनरी हरकत में है, मगर मेरा आज तक सुराग नहीं लगाया जा सका। मैं बेला से खौफजदा नहीं हूँ। वो कई मर्तबा मेरे हाथ आई और मैंने उसे जाने दिया। आज सुबह भी अगर मैं चाहता तो ट्रेन के टॉयलेट में उसका गला घोंट कर उसके जीवन का अंत कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बेला एक ज़हीन और दलेर औरत है और मेरी बदतरीन दुश्मन, और मैं अपने दुश्मन को वार करने का पूरा मौका देता हूँ, यहाँ तक कि वो थक कर खुद ही मेरे कदमों पर ढेर हो जाता है। बेला भी एक रोज खुद ब खुद मेरे कदमों पर ढेर हो जाएगी। ये सब कुछ कहने का मकसद ये है कि अगर तुमने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो मेरे इन खूनी पंजों से बचकर नहीं जा सकोगी। यहाँ सिर्फ 2 गार्ड्स हैं, अगर 4-6 भी हों तो मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। लेकिन मैं तुम्हारी शर्त मानकर तुम पर एतमाद कर रहा हूँ। सीता ने कहा, मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि तुम्हें धोखा देने की कोशिश करूंगी। मैं अगरचे जोधपुर में रहती हूँ, मगर गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान मैं माउंट अबू के भी कई चक्कर लगा चुकी हूँ। वहाँ जो कुछ भी होता रहा है वो सब मेरे इल्म में है। मैं अब तक नागराज को ही दुनिया का सफ़ाक तरीन इंसान समझती थी। मुझे क्या पता था कि उससे भी ज्यादा सफ़ाक और जालिम नहीं, शायद मैंने गलत कहा, सफ़ाक और जालिम नहीं, एक बहादुर इंसान से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तुमने मेरी बात मान ली। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ रचना चाहिए। मैं सिर्फ चंद महीनों में, बल्कि चंद हफ्तों में उससे इतना कमा लूंगी कि जिंदगी भर इस गंदे काम के बारे में नहीं सोचूंगी। मैंने कहा, हैरत है, तुमने तो उससे इतनी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। सीता मुस्कुराई, बोली, मैं औरतों की सौदागर हूँ और जानती हूँ कि मुझे किससे कितनी तवक्को होनी चाहिए, और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि उसके लिए मुझे एक ऐसा गाहक भी मिल गया है जो मुझे मालामाल कर देगा। मैंने हैरत से कहा, क्या? यानी देखे बगैर गाहक? सीता मुस्कुराई, बोली, वो गाहक उसे देख चुका है। तुम्हें याद होगा कि सुबह जब हम चाय पीकर बरामदे में आए थे तो राजकुमार किश्वर सिंह का फोन आया था। मैं उसी से मिलने गई थी। राजकुमार किश्वर सिंह ने रचना को मेरी गाड़ी में देख लिया था। मेरे पास जो भी लड़की आती है उसका पहला गाहक वही होता है। वो रचना को मेरी गाड़ी में देखकर यही समझा था कि कोई नया माल आया है, इसलिए उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए टाल दिया। मैंने तुमसे जो वादा किया है वो पूरा करूंगी। 1 हफ्ते तक यहाँ कोई नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम लोग यहाँ हो। चंद रोज में बेला की सरगर्मियां मांद पड़ जाएंगी और मैं तुम्हें हिफाजत से शहर से बाहर पहुंचा दूंगी। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैंने जो कुछ कहा है वो जहन में रखना। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारा कोई राजकुमार भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, इत्मीनान रखो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे अपना जीवन प्यारा है। फिर उसने मौजू बदल दिया और नागराज के बारे में बातें करने लगी। उसने कोई नई बात नहीं कही थी, हर शख्स से मैं ऐसी ही बातें सुन चुका था। फिर मैंने पूछा, तुमने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम पढ़ी लिखी हो और तुम्हारा ताल्लुक भी एक अच्छे और शरीफ घराने से है।
सीता ने गहरा सांस लेते हुए कहा, वो अच्छा और शरीफ घराना खत्म हो गया। मेरा ताल्लुक बंबई के एक मुतवस्सत घराने से था। मैं अपने वालिद की इकलौती औलाद थी। उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया लिखाया। मुझे कॉलेज ही के जमाने से सियासत का चस्का लग गया। मैं कॉलेज यूनियन की सरगर्म रुकन थी। फिर उन्हीं दिनों एक सियासी पार्टी में शामिल हो गई और एक वर्कर की हैसियत से बड़ी मेहनत से काम करती रही। मैं सोशियोलॉजी की तालिबा थी। खिदमत खल्क का शौक था। कच्ची बस्तियों में रहने वालों की हालत देखती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता। मैं उनकी हालत बदलना चाहती थी और इसीलिए सियासत में आई थी। मैं जिस सियासी पार्टी में शामिल हुई थी उसका नारा भी यही था, गरीबी मिटाओ। मैं पार्टी के नेता जीवन लाल शर्मा की बहुत मोतरफ थी। वो हर भाषण में यही कहता कि जब तक गरीबों की हालत नहीं बदल जाएगी उस वक्त तक देश में खुशियां नहीं आ सकती। वो पड़ोसी मुल्कों को नहीं, गरीबी को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन करार देता। एक मर्तबा हमारे यूनिट ने एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम किया। जीवन लाल शर्मा को भाषण देना था। मैं अपने इलाके की बड़ी सरगर्म कारकुन थी। मुझे भी इस हुलिये में भाषण देने का मौका दिया गया। मैं पहली मर्तबा इतने बड़े जलसे के स्टेज पर आई, लेकिन मैं जरा भी नहीं झिझकी और खूब दिल की भड़ास निकाली। उससे अगले रोज जीवन लाल शर्मा ने मुझे अपने दफ्तर तलब किया और मेरी खूब तारीफ की और इस अमर का इशारा दिया कि अगर मैं चाहूं तो उसके साथ रहकर काम कर सकती हूं। मैं फौरन तैयार हो गई, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जीवन लाल शर्मा की असलियत मेरे सामने आ गई। वो गरीबों की किस्मत बदलने के नारे लगाता था, लेकिन गरीबों की बस्तियों में जुए, शराब और हेरोइन के तमाम अड्डे उसकी मिल्कियत थे। उसका ये घिनौना कारोबार पूरे शहर की गरीब और मुतवस्सत बस्तियों में फैला हुआ था। उसके गुंडे दुकानदारों के अलावा तवाइफों से भी भत्ता वसूल करते थे। मुझ पर जीवन लाल शर्मा के इस घिनौने किरदार का इंकिशाफ महज इत्तेफाक के तौर पर हुआ। उस वक्त जीवन लाल के पास शहर के 2 और मुअज़्ज़ज़ आदमी भी मौजूद थे। मैंने जीवन लाल शर्मा को खरी खरी सुनाती और फिर उस वक्त पता चला कि शहर के वो दोनों मुअज़्ज़ज़ीन भी उसके कारोबार में शरीक हैं। मैंने जीवन लाल शर्मा को जनता के सामने उसकी असलियत बता देने की धमकी दी तो मुझे कोठी से बाहर न निकलने दिया गया। वो तीनों रात भर मुझे खूंखार भेड़ियों की तरह भंभोड़ते रहे और सुबह होने से पहले मुझे एक सुनसान सड़क पर फिकवा दिया। जीवन लाल ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं कभी भी उसका नाम जबान पर लाई तो वो मुझे और मेरे खानदान वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक शरीफ आदमी ने मुझे सड़क से उठाकर घर पहुंचा दिया। मेरी माता और पिता भी मेरी हालत देखकर चीखते रहे। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे साथ ये वहशियाना सुलूक किसने किया था। इत्तेफाक से जो शख्स मुझे सड़क से उठाकर लाया था वो जीवन लाल शर्मा की मुखालिफ पार्टी का आदमी था। उसने सारी बातें सुन ली और मुझे पहचान भी लिया। सुबह 7 बजे के करीब मुखालिफ पार्टी का नेता प्रेमचंद अपने कुछ आदमियों के साथ हमारे घर पहुंचा। मेरे पिताजी उसके सामने हाथ जोड़ते रहे कि वो इस मामले को उछाल कर रुस्वा नहीं होना चाहते, बल्कि वो अपने परिवार को लेकर 2-4 रोज में ये शहर ही छोड़ देंगे। मगर प्रेमचंद को जीवन लाल शर्मा को नीचा दिखाने का मौका मिल गया था। उसने पिताजी की एक नहीं सुनी और मुझे साथ ले जाकर थाने में रिपोर्ट करवा दी। प्रेमचंद ने शर्मा को नीचा दिखाने के लिए हमारी इज्जत को खूब उछाला। वो जलसों में उसके खिलाफ खूब जहर उगलता। उधर जीवन लाल शर्मा भी खोल रहा था। वो समझता था कि मैं खुद प्रेमचंद के पास गई थी। चंद रोज के बाद शर्मा के गुंडों ने हमारे घर पर हमला कर दिया। इत्तेफाक से मैं उस वक्त घर पर नहीं थी। गुंडे मेरे बूढ़े माँ बाप को घर से घसीटते हुए सड़क पर ले आए और दोनों को बरहना करके मारते पीटते रहे। मेरी माँ ने तो वहीं दम तोड़ दिया और पिताजी अस्पताल पहुंचकर खत्म हो गए। मैं उस वक्त अपने दूर के एक रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। मुझे वहीं पर इत्तला मिली कि मेरे माता पिता के साथ क्या हो रहा है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकलने नहीं दिया। मेरी जान के खौफ से मुझे कई रोज तक गायब रखा और फिर चोरी छुपे मुझे खंडाला पहुंचा दिया गया, जहां हमारे एक और रिश्तेदार रहते थे। 3 दिन वहां रुकने के बाद वो मुझे पूना ले आए। जीवन लाल शर्मा के गुंडे मुझे तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं आई। मैंने बंबई का रुख नहीं किया, अपने घर को भूल गई। मुझे सिर्फ एक बात याद थी कि मुझे अपनी बेइज्जती और अपने माँ बाप के कत्ल का बदला लेना था। मैं किसी न किसी तरह गोवा पहुंच गई। वहां उन दिनों जगन्नाथ का बड़ा चर्चा था। वो बहुत बड़ा बदमाश और मनशियात का स्मगलर था। पूरे गोवा पर उसका राज था। मैं किसी न किसी तरह जगन्नाथ तक पहुंच गई और उसका एतमाद हासिल करने के बाद उससे दिल की बात कह दी। जगन्नाथ होशियार आदमी था। उसके दिल में शुबा हुआ कि मैं किसी दूसरे गैंग की जासूस तो नहीं। उसने अपने आदमियों के जरिए बंबई में मेरे बारे में मालूमात हासिल की तो तस्दीक हो गई कि मैंने उसे जो कुछ भी बताया था वो गलत नहीं था। जगन्नाथ मनशियात का व्यापारी था। दूसरी पार्टियों से भी उसकी टसल चलती रहती थी। जीवन लाल शर्मा के आदमी गोवा में कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। जगन्नाथ ने उनसे छेड़छाड़ शुरू कर दी और फिर बंबई में उन दोनों पार्टियों में जबरदस्त तसादुम हुआ। जगन्नाथ और जीवन लाल शर्मा भी बराह रास्त एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए। इस तसादुम में वो दोनों मारे गए। मैं कुछ अरसा जगन्नाथ के गैंग में रही, जिसकी कमान एक और आदमी ने संभाल ली थी।
मैं 2 लड़कियों के साथ उस गैंग से अलग हो गई। वो दोनों लड़कियां भी जवान और हसीन थीं। उन दोनों ने मेरे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। मेरी तरह इस दुनिया में उनका भी कोई नहीं था। मैं उन दोनों को लेकर हैदराबाद आ गई, जहां हमने चोरी छुपे जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर दिया। कुछ अरसा हैदराबाद गुजारने के बाद हम तीनों मुख्तलिफ शहरों में होती हुई जयपुर पहुंच गईं। और फिर 2 साल पहले हम जयपुर से यहाँ जोधपुर मुंतकिल हो गईं। यूं तो जयपुर में भी बड़े बड़े दिल वाले मौजूद हैं, मगर जोधपुर की बात ही कुछ और है। राजकुमार किश्वर सिंह मुझ पर बड़ा मेहरबान है। ये बंगला मुझे उसी ने तोहफे में दिया था। उन दोनों लड़कियों में से एक का पिछले साल इंतकाल हो गया। दूसरी को एक ठाकुर ने पसंद कर लिया और उसे अपने साथ ले गया। मेरे पास लड़कियां आती जाती रहती हैं और मेरा काम चलता रहता है। आज इत्तेफाक से मैं अपने किसी मिलने वाले को सी ऑफ कहने के लिए रेलवे स्टेशन गई थी कि तुम लोग मेरी नजरों में आ गए। तुम दोनों के चेहरों से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने उस वक्त फैसला कर लिया कि आखिर तक तुम लोगों का पीछा करूंगी, और मेरा फैसला दुरुस्त निकला। रचना को देखकर मेरे दिल में जो ख्वाहिश उठी थी वो पूरी हो गई। सीता खामोश हो गई। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मैं गहरी नजरों से सीता की तरफ देख रहा था और मुझे यकीन था कि अपने बारे में उसने कोई भी बात गलत नहीं कही थी, और मैं जानता था कि उसने मेरे साथ जो वादा किया है उस पर पूरा उतरेगी। वो किसी को हमारे बारे में नहीं बताएगी, लेकिन मैंने कुछ और सोच रखा था। उस रात खाना खाने के बाद सीता ने लाउंज में रखे हुए टीवी पर फिल्म लगा दी। फिल्म की कहानी भी एक ऐसी औरत के गिर्द घूमती थी जिसका ताल्लुक एक शरीफ घराने से था, मगर समाज के ठेकेदारों ने उसे तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। रत्ना को नींद आ रही थी। वो बार बार जमाइयां ले रही थी, लेकिन फिल्म दिलचस्प थी इसलिए बैठी देखती रही। 1 बजे के करीब फिल्म खत्म हुई तो मैं और रत्ना अपने कमरे में आ गए। मैंने दरवाजा अंदर से बंद करके लॉक कर दिया। मुझे तवक्को थी कि सीता कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे उसे भी नुकसान उठाना पड़े। वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी थी। वो अक्लमंद औरत थी। उससे किसी ऐसे काम की तवक्को नहीं की जा सकती थी जिस पर उसे बाद में पछताना पड़े। मैंने बेड पर लेटते हुए मध्यम लहजे में कहा, बड़ी खतरनाक औरत है। रत्ना बोली, ये हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी है। ऐसा ना हो कि रात ही को हमें घेर लिया जाए। मैंने कहा, वो ऐसा नहीं करेगी। उसकी नजरें तुम पर हैं। उसने तुम्हारे लिए पहला गाहक भी तलाश कर लिया है। रत्ना ने मुझे घूरा, बोली, क्या बकते हो? मैंने कहा, सच है। राजकुमार किश्वर सिंह तुम्हें हासिल करने के लिए बेताब हो रहा है। फिर मैंने उसे तफसील से सारी बातें बता दी। रत्ना ने दांत कचकचाए, बोली, कमीनी हरामजादी, मेरा सौदा कर रही है। मैं इसका गला घोंट दूंगी। हम 1-1.5 घंटे तक बातें करते रहे। कहां तो रत्ना को बड़ी शिद्दत से नींद आ रही थी और कहां ये कि उसकी नींद गायब हो गई। बात वही थी कि सीता हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी थी और हम चूहेदान में फंस गए थे। बात सिर्फ उस बंगले तक होती तो कोई मसला ना होता, मगर सारा शहर ब्लॉक कर दिया गया था। हमें 2-3 दिन का वक्त चाहिए था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ने रत्ना को ज्यादा परेशान कर दिया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। बिस्तर पर लेटने से पहले मैंने ट्यूबलाइट बुझाकर हरे रंग का नाइट बल्ब जला दिया। मध्यम सब्ज रोशनी बड़ी भली लग रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थीं। उस रात हम देर तक जागते रहे और जब हम सोए तो 12 बजे से पहले बेदार नहीं हो सके। सीता घर में अकेली थी। शारदा के बारे में उसने बताया कि उसकी माता का देहांत हो गया है और वो 1 घंटे पहले जा चुकी है। उसकी वापसी तीजे से पहले नहीं होगी। उस रोज हमारे लिए नाश्ता सीता ने ही तैयार किया। नाश्ता क्या, दोपहर का खाना ही था। सीता ने भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खाया और फिर वो कहीं जाने के लिए तैयार हो गई। बरामदे से उतरकर कार की तरफ बढ़ते हुए बोली, मेरी वापसी में 3-4 घंटे लग जाएंगे। टीवी पर एक नया वीडियो कैसेट रखा हुआ है। नई फिल्म है। तुम दोनों से देखकर यकीनन बहुत महसूस हो गए। बोरियत हो तो फिल्म देख लेना। सीता चली गई। हम कुछ देर तक लॉन में बैठे रहे और फिर अंदर आ गए। गार्ड गेट के साथ अपने कैबिन में ही था। दूसरा लंबा तड़ंगा मुलाजिम भी उसके पास जा बैठा। रत्ना ने टीवी पर रखा हुआ वीडियो कैसेट उठाकर देखा और फिर उसे ट्रॉली के नीचे रखे हुए वीसीआर में लगा दिया और मेरे पास आकर बैठ गई। किसी मराठी फिल्म का गाना था, लेकिन उस गाने के बीच में एक और सीन देखकर मैं उछल पड़ा। रत्ना ने भी बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदला। मैं गहरी नजरों से टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहा था। स्क्रीन पर पहले मेरा चेहरा दिखाई दिया और फिर रत्ना का। मनाजिर बदलते रहे और हम टीवी स्क्रीन पर वो सब कुछ देखते रहे जो गुज़श्ता रात का उस कमरे का मंजर था जिसमें हम रुके हुए थे। रत्ना ने उठकर टीवी और वीसीआर बंद कर दिया। वीडियो कैसेट निकाला, उसका फ्लैप खोला और वीडियो टेप खींचती चली गई। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसके साथ ही उसके मुंह से गलीज गालियों का सैलाब निकला। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह फिल्म जाया करके तुम समझती हो कि हम महफूज हो गए। उसके चालाक होने में कोई शुबा नहीं, लेकिन इस हरकत की तो मुझे भी तवक्को नहीं थी। रत्ना दांत कचकचाते हुए बोली, वो समझती है कि हमें ब्लैकमेल करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। अब तो मैं उसे वाकई जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे इस तरह सिसका सिसका कर मारूंगी। मैंने उसकी बात काट दी।
कहा हमें सिर्फ कल का दिन और इंतजार करना है। आज का दिन खामोशी से गुजार दिया जाए तो बेहतर है। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। रत्ना देर तक सीता को गालियां बकती रही। फिर हम उठकर कमरे में आ गए। मैं गहरी नजरों से चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही थी जहां कैमरा छुपा होने का शुबा हो। मगर आखिरकार एक ऐसी जगह नजर आ ही गई। एक मूर्ति दीवार पर टंगी हुई थी। वो मूर्ति हजम में 4-5 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं थी। पता नहीं वो हिंदुओं का कौन सा देवता था। मूर्ति का मुंह खुला हुआ था। मैंने वो मूर्ति दीवार से हटा दी और फिर दीवार में एक गोल सुराख देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। सुराख में कैमरे के लेंस का शीशा भी चमकता हुआ नजर आ रहा था। मैं उस कमरे से निकलकर घूमता हुआ पिछली तरफ की राहदारी में आ गया। यहाँ भी एक कमरे का दरवाजा था जिस पर ताला लगा हुआ था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कैमरा उस कमरे की दीवार में नस्ब था और वो कैमरा यकीनन इंफ्रारेड शुआओं के सिस्टम के तहत काम करता था। यही वजह थी कि नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में भी फिल्म बड़ी साफ थी। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे ताला तोड़ा जा सकता। वैसे भी ताला तोड़ने का कोई फायदा नहीं था। जो होना था वो तो हो ही चुका था। सीता ने जो वीडियो कैसेट हमारे लिए रखा था वो यकीनन डुप्लीकेट था। उसका ओरिजिनल तो वो कहीं गायब कर चुकी होगी। सीता की वापसी 4 बजे के करीब हुई थी। उसने अंदर दाखिल होते ही वो उधड़ी हुई फिल्म देख ली। फिल्म देखते ही बोली, मुझे यकीन था कि इसका यही हशर होगा, लेकिन इसकी ओरिजिनल कॉपी महफूज है। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसे घूरा, कहा, इसका तुम्हें क्या फायदा होगा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। बोली, ऐसी चीजों के फायदे तो सिर्फ मैं ही समझती हूँ। मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मैं सीता से मजीद कोई बात किए बगैर रत्ना को लेकर कमरे में आ गया। मैंने उस रोज रत्ना को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा। उस रोज मैंने सीता से भी ज्यादा बात नहीं की थी और उसे भी यही तासुर दिया था कि मैं उसके सामने हथियार डाल चुका हूँ। उस रात हम अगरचे मोहतात हो गए थे, मगर मैंने वो मूर्ति दीवार से उतार कर कील पर एक तस्वीर का फ्रेम लगा दिया। रत्ना रात भर बेचैन रही। कभी वो लेट जाती, कभी उठकर टहलने लगती और कभी कुर्सी पर बैठ जाती। वो भी कोई पारसा औरत नहीं थी, मगर उसे इस बात का दुख था कि वो फिल्म न जाने कितने लोग देखेंगे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कहा, क्यों परेशान हो रही हो? अगर हमें यहाँ रहना होता तो परेशानी की बात होती। हमें तो यहाँ रहना ही नहीं। ये फिल्म किसी सिनेमा या डिश पर भी चला दी जाए तो हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? हमें यहाँ कोई नहीं जानता और वैसे भी हम यहाँ नहीं होंगे। रत्ना ने कहा, ठीक कहते हो, हमें कोई नहीं जानता, हम यहाँ नहीं होंगे, मगर जिल्लत का एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि जाने से पहले वो ओरिजिनल फिल्म भी तलाश करके जाया कर दी जाए। वो बोली, मगर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? मैंने कहा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। बस तुम ये बात जहन में रखो कि कल शाम तक हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। कुछ देर तक वो खामोश रही और फिर मैं उसे समझाने लगा कि मेरा मंसूबा क्या है और उस पर किस तरह अमल किया जाएगा। वो बोली, क्या मैं फिर? मैंने उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर कहा, मजबूरी है, बस यूं समझ लो कि उसके बाद हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। रत्ना गहरा सांस लेते हुए बोली, ठीक है, क्या तुम समझते हो कि कल हमें मौका मिल जाएगा? मैंने कहा, हाँ, उम्मीद तो है। और फिर दूसरे दिन हमें वो मौका मिल भी गया। नाश्ते के बाद सीता बाहर चली गई। उसने कह दिया था कि वो दोपहर के खाने तक वापस आएगी। दूसरा लंबा तड़ंगा मुलाजिम फर्नीचर की डस्टिंग वगैरह कर रहा था। रत्ना लाउंज में ही बैठी हुई थी। मैं उठकर बाहर आ गया। चंद मिनट तक इधर उधर घूमता रहा, फिर दरख्त के नीचे घास पर लेट गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद बरामदे से रत्ना की आवाज सुनाई दी। वो मुझे पुकार रही थी। मैंने अपनी जगह से हरकत किए बगैर उसकी तरफ देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे समझने में देर न लगी कि रत्ना अपना काम कर चुकी है। मैंने दोबारा उसकी आवाज सुनी, मगर अपनी जगह से हरकत नहीं की। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने अपने करीब गार्ड की आवाज सुनकर आंखें खोल दी और गार्ड की तरफ देखने लगा। मैंने खाबीदा से लहजे में कहा, क्या है? गार्ड ने कहा, आपको श्रीमती जी बुला रही हैं। मैंने दोबारा आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे बड़े जोर की नींद आ रही है, उठने को दिल नहीं चाह रहा। उसे किसी चीज की जरूरत हो तो जाओ, तुम जाकर पूछ लो। गार्ड चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसने रत्ना की तरफ देखा और नपे तुले कदम उठाता हुआ बरामदे की तरफ चलने लगा। मैंने एक आंख खोल कर देखा, रत्ना गार्ड से कुछ कह रही थी और फिर गार्ड उसके साथ अंदर चला गया। और ठीक 3 मिनट के बाद मैंने अंदर से फायर की दबी दबी सी आवाज सुनी। वो आवाज ऐसी ही थी जैसे कोई फुसफुसा पटाखा चलाया गया हो। मैं उठकर तेजी से बरामदे की तरफ दौड़ा। रत्ना सीता वाले कमरे में थी। दाएं हाथ में पिस्तौल था। गार्ड बेड पर पड़ा था और ठीक दिल के मकाम पर सीने से बहने वाला खून चादर पर फैल रहा था। रत्ना ने पिस्तौल उसके सीने पर रख कर गोली चलाई थी, इसलिए फायर की आवाज ज्यादा नहीं आई थी। मुझे देखकर रत्ना ने पिस्तौल बेड पर फेंक दिया, फिर बड़बड़ाते हुए बोली, औरत को अकेले देखकर कमबख्त अपने हवास खो बैठते हैं। इसे इतना होश नहीं रहा कि उसका पिस्तौल कब होल्स्टर से निकलकर मेरे हाथ में आया। उसे तो पता उस वक्त चला जब मैंने पिस्तौल उसके सीने पर रख कर ट्रिगर दबा दिया। मैंने पूछा, और वो दूसरा कहाँ है? रत्ना बोली, वो साथ वाले कमरे में है।
हम दोनों दूसरे कमरे में आ गए। दूसरे लंबे तड़ंगे मुलाजिम की लाश कालीन पर पड़ी हुई थी। उसके गले में रस्सी पड़ी हुई थी। मुझे समझने में देर न लगी कि रस्सी का बंदोबस्त करने के बाद ही रत्ना उसे कमरे में लेकर आई थी। वो अगरचे अच्छा खासा लंबा तड़ंगा और ताकतवर था, मगर रत्ना भी बड़ी ऊंची लंबी थी। उसके बाजुओं में भी ताकत और दिल में नफरत और इंतकाम की आग थी। वो उसके गले में रस्सी डालकर उसे बल देती चली गई। लंबे तड़ंगे मुलाजिम ने हाथ पैर जरूर मारे होंगे, मगर गले में पड़े हुए फंदे ने उसे बेबस कर दिया और आखिरकार वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। मैंने स्टोर रूम से एक हथौड़ा तलाश किया और उस दरवाजे के सामने आ गया जिस पर ताला लगा हुआ था। हथौड़े की एक ही जरब से ताला टूट गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। सामने वाली दीवार पर एक छोटे से शेल्फ पर वीडियो कैमरा रखा हुआ था। कैमरे के सामने दीवार में वो सुराख था जहां से दूसरे कमरे की फिल्म बनाई गई थी। मैंने कैमरा उठाकर फर्श पर फेंक दिया और हथौड़े की चंद जरबों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और वीडियो फिल्म की तलाश में इधर उधर देखने लगा। एक अलमारी में सिर्फ 2 वीडियो कैसेट्स थी। मैंने दोनों कैसेट्स तोड़ फोड़ दिए और फिर मैंने और रत्ना ने पूरा बंगला छान मारा। कहीं और कोई कैसेट न मिला। सीता या तो वो कैसेट कहीं और ले जा चुकी थी या उन दोनों में से कोई एक था जिन्हें मैं तोड़ फोड़ चुका था। रत्ना अपनी तैयारी करने लगी। उसने अलमारी से अपना थैला निकाला। मैं सीता के कमरे से अलमारी के ऊपर रखा हुआ एक सूटकेस भी उठा लाया और फिर रत्ना भी मेरे साथ उसी कमरे में आ गई। उसने सीता के वार्डरोब से चंद अच्छी साड़ियां और कुछ दीगर लिबास निकाल लिए और हम दोबारा उस कमरे में आ गए। रत्ना ने पहले 2 साड़ियां सूटकेस में बिछाई, फिर अपने थैले का सामान रखा और उसके ऊपर दूसरे कपड़े और साड़ियां रखने लगी। उसने अपना लिबास उतारकर सीता ही की एक साड़ी पहन ली। सूटकेस का ताला लगाकर उसने चाबी अपने ब्लाउज के गिरबान में डाल ली। अब हमारे पास इंतजार के सिवा और कोई काम नहीं था। सीता ने कहा था कि वो दोपहर के खाने तक वापस आएगी। उस वक्त 1 बजा था और यहाँ दोपहर का खाना 2-2:30 बजे के करीब खाया जाता था। रत्ना ने चाय बना ली जिसके साथ वो कुछ खाने को भी ले आई थी। चाय पीते हुए मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि सीता किसी और को साथ न ले आए। वैसे न जाने मेरे दिल में ये शुबा क्यों था कि वो आज किसी को साथ लेकर ही आएगी। 2 बजे के करीब हॉर्न की आवाज सुनाई दी। रत्ना उठकर तेजी से अपने कमरे में चली गई और मैं उठकर बाहर की तरफ लपका और गेट खोल दिया। उसके साथ ही मैंने अपने आप पर बदहवासी सी तारी कर ली थी। गेट खुलते ही सीता कार अंदर ले आई। वो अकेली ही थी। गार्ड की बजाय मुझे देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। उसने कार रोक कर पूछा, गार्ड कहाँ मर गया है? मैंने जल्दी से गेट बंद करके कार के करीब आकर कहा, तुमने कहा था यहाँ हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर मुझे पता होता कि हमारे साथ इस तरह धोखा होगा तो। उसने मेरी बात काटी, बोली, क्या हुआ? क्या ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ? मैंने कहा, तुम्हारे वो दोनों मुस्टंडे रचना को लेकर कमरे में घुसे हुए थे। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। पता नहीं अब तक उस बेचारी का क्या हशर कर चुके होंगे। सीता के मुंह से गुर्राहट निकली। उनकी ये जुर्रत, मैं शूट कर दूंगी उन दोनों को। उसने कार एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दी और पोर्च में ले जाकर रोक ली। इस दौरान मैं भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। बरामदे वाले दरवाजे में हम इकट्ठे ही दाखिल हुए। मैंने इशारा किया, वो उस तरफ हमारे कमरे में। सीता मुझसे आगे थी। दरवाजा भिड़ा हुआ था। अंदर से रत्ना की घुटी घुटी सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो अपने आप को किसी से बचाने की कोशिश कर रही हो। सीता ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, रघु दरवाजा खोलो। सिर्फ 1 सेकंड के बाद दरवाजा जोरदार झटके से खुल गया। मैंने सीता को जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई सामने बेड पर औंधे मुंह गिरी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो बेड पर गिरते ही सीधी हो गई। उसी लम्हे रत्ना भी दरवाजे की आड़ से निकल आई। सीता हकलाई, ये क्या है? रघु कहाँ है? मैंने कहा, वो दोनों तो नर्क में पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द तुम्हें भी उनके पास पहुंचा दिया जाएगा।